हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा था बायोजियो केमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र, जो आज खत्म हो जाएगा। हमारा लास्ट बचा है इसमें फॉस्फोरस साइकिल। तो फ्रेंड्स, फॉस्फोरस साइकिल आपको पता है किस में आती है? मैंने आपको बताया था टू टाइप के ये साइकिल होते हैं जैव भू रसायन चक्र। एक गैसियस साइकिल, एक होती है सेडिमेंट्री साइकिल। एक गैसियस चक्र और एक अवसादी चक्र। तो फॉस्फोरस चक्र कौन सा है और ये अर्थ में कहाँ पे स्टोर रहता है? अगर आपको नहीं पता तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं हम अपना आज का फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया एंड नेपाल की जो बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण। देखिए, सूर्य कहाँ से निकलता है? नॉर्थ से निकलता है, नॉर्थ की तरफ ही नेपाल है। तो ऐसा समझ लीजिए नेपाल से हमारी सूर्य की किरण आ रही है, तो इन दोनों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए शॉर्ट्स बनाती हूँ, जैसे मैंने आप इंडेक्स वगैरह के शॉर्ट्स बनाए थे। एक्चुअली मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उनका काफ़ी एनालिसिस किया और देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटे छोटे जिनके मैं शॉर्ट्स बना सकती हूँ। तो जैसे इंडेक्स हो गए, योजनाएं हो गई, और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। उन सब के मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी। आप बता दीजिए और कौन से ऐसे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके शॉर्ट्स बन सकते हैं। तो प्री से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देख लेंगे। इससे क्या होगा कि वो कुछ सेकंड्स के रहते हैं, तो आप उन्हें जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं बार बार देखकर। तो वो भी चीज़ हम साथ में करते जाएंगे। अब देखिए, हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, जो फॉस्फोरस होता है ना, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉस्फोरस जंतु और पौधों के लिए एक अनिवार्य पोषक तत्व है। मतलब जंतु और पौधों के लिए ये एक अनिवार्य न्यूट्रिएंट है। ठीक है, फॉस्फोरस जैविक झिल्लियों और न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो हमारी सेल होती है ना, हमारा शरीर पूरी सेल से बना हुआ है। तो उन सेल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसके लिए, और सेल के बीच में न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें, और जैविक झिल्लियों के कार्य को करने के लिए फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी होता है हमारे सेल को वर्क करने के लिए। ये डीएनए और आरएनए में भी पाया जाता है। डीएनए और आरएनए अभी मैं आपको सब बायोलॉजी में अच्छे से डिटेल में भी समझा दूंगी। डीएनए से क्या होता है कि हमारी सारे जो है बॉडी के गुण होते हैं वो डिफाइन होते हैं, कि मतलब हमारा फेस कैसा होगा, हमारी आवाज़, मतलब हमारी पूरी जो जानकारी होती है वो हमारे डीएनए में होती है। तो ठीक है, उसके लिए भी फॉस्फोरस जरूरी होता है, तथा अस्थियों और दांतों के निर्माण में भी सहायक होता है। जो हमारी बोन्स होती है, टीथ होते हैं, उनको बनने में भी फॉस्फोरस जरूरी होता है। इसके अलावा पौधों की वृद्धि के लिए भी फॉस्फोरस एक अनिवार्य तत्व है। ठीक है, और प्लांट्स को जो बढ़ने के लिए भी फॉस्फोरस जरूरी होता है। तो देखिए, फॉस्फोरस इतना जरूरी होता है, तो वो हमें मिलता कैसे है? तो देखिए, नाइट्रोजन और कार्बन की तरह फास्फोरस गैसीय रूप में वायुमंडल में नहीं पाया जाता, बल्कि उसका विशाल भंडार चट्टानों में है। ठीक है, अभी मैंने आपसे यही पूछा था कि ये गैसीय साइकिल में आएगा या अवसादी, तो ये अवसादी साइकिल में आएगा, मतलब ये हमें रॉक्स में मिलेगा। नाइट्रोजन और कार्बन चक्र की तरह ये गैसीय रूप में आपको नहीं मिलेगा। ये जो हमारे चट्टानों के विशाल भंडार होंगे उनमें हमें मिलेगा, जो फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस को संचित किए हुए है। तो फॉस्फोरस एक्चुअली फॉस्फेट के रूप में है। अपक्षय, वेदरिंग और अपरदन इरोजन की क्रिया द्वारा ये इस फॉस्फेट का अधिकांश भाग बहकर समुद्र में चला जाता है। ठीक है, अपरदन और अपक्षय में आपको अपरदन पढ़ाया था कि जब जैसे कोई रॉक है वो टूटती जाएगी तो उसका अपरदन होता जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, वो टूटता जाता है तो उसमें जो फॉस्फेट संचित होता है वो भी बहकर समुद्र में चला जाता है, तथा निक्षेप के रूप में जमा हो जाता है और कहीं पर वो स्टोर हो जाता है, जो पक्षियों और मछलियों द्वारा स्थल भाग तक लाया जाता है। जबकि कुछ भाग फॉस्फेट के आयन में टूट जाता है, जो भूमि के विलयन में घुल जाता है। तो क्या होता है, जब वो रॉक टूटती है तो वो उसमें से जो फॉस्फेट होता है वो पानी में चला जाता है, या फिर वो हमारी मिट्टी में आ जाता है, जिससे पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो पौधे होते हैं वो अपने रूट से क्या करते हैं, इसे अवशोषित कर लेते हैं। इन पौधों से फास्फोरस सभी पोषक स्तरों में पहुंच जाता है। ठीक है, इन जो पौधे होते हैं इनसे ये दूसरे पोषक स्तरों में पहुंच जाता है। जैसे पौधों को बकरी ने खाया, सॉरी मछली पौधे कैसे खाएगी? पौधों को जैसे बकरी ने खाया तो बकरी में चला गया फास्फोरस। उसके बाद अगर बकरी को शेर ने खाया तो शेर में चला गया। फिर शेर की डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद, सॉरी मुझे हंसी आ रही, तो उसके बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसका डिकम्पोज कर देंगे, विघटन कर देंगे शेर का। तो मतलब उसके मरने के बाद तो क्या हुआ, वो वापस मिट्टी में चला गया। इस तरीके से ये विभिन्न पोषक स्तरों में पहुंचता है। इसके बाद जीवों द्वारा उत्सर्जन, सूक्ष्म जीवों द्वारा उनके अपघटन के फलस्वरूप फॉस्फेट पुनः मिट्टी में चला जाता है। मिट्टी से ये फॉस्फेट निछालन, लीचिंग या अपरदन द्वारा जल में मिल जाता है। ठीक है, जब मिट्टी से क्या होगा कि फॉस्फेट की जब लीचिंग या अपरदन होगा तो ये, मतलब मैंने आपको बताया था, तो इससे वापस ये जल में मिल जाएगा, जिसका उपयोग कुछ शैवाल और पौधे पोषक तत्वों के रूप में करते हैं। ठीक है,
ये जैसे टूट कर मिट्टी में मिल गया या जल में मिल गया तो कुछ शैवाल और पौधे इसको अपने लिए यूज कर लेते हैं। फास्फोरस और कार्बन चक्र में अंतर की बात करें तो वर्षा के बाद वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश कार्बन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, अगर बारिश होती है तो जो फास्फोरस का निवेश है, मतलब जो पहुंचेगा वायुमंडल में, वो कार्बन की अपेक्षा बहुत ही कम पहुंचता है। साथ ही कार्बन के विपरीत जीव और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय बिल्कुल नगण्य होता है। जैसे कार्बन हो जो है उसका जीवों के बीच जो गैसीय विनिमय बहुत ज़्यादा होता है, वो फास्फोरस का उसका बहुत ही कम होता है। इसके अलावा फास्फोरस चक्र सबसे धीमी गति से संपन्न होता है। जो फास्फोरस साइकिल है वो सबसे स्लो चलती है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी स्लो पहुंचता है। फिर कार्बन चक्र जहाँ गैसीय चक्र के अंतर्गत आता है, वहीं फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र के अंतर्गत आता है। मैंने आपसे यही पूछा था कि किस में आता है, तो कार्बन चक्र गैसीय चक्र में और फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र में आता है। मतलब जब जैसे रॉक होगी वो टूटती जाएगी तो वो अवसाद सेडिमेंट्री बनती जाएगी, तो उसके साथ फास्फोरस चक्र चलता है। तो क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ हो गई, कार्बन फास्फोरस जो भी चीज़ें हैं, वो ना आप देखिए कि हमारे इन्वायरमेंट में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, ख़त्म नहीं होती है जितनी रहती है ना। कहीं पर स्टोर रहती है, कहीं ओशन में कुछ स्टोर रहेगा, कहीं रॉक्स में स्टोर रहेगा, तो वो हमारे इन्वायरमेंट में पहुंचता है, हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। फिर जब वो जीव मर जाते हैं तो उसके बाद वो वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है। इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है, इसी को हम जैव रसायन चक्र कहते हैं। आई होप कि अब ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपना एनवायरनमेंट का नेक्स्ट टाइम कोई नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। इन वीडियो को प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज़ काफ़ी कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच।